हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। मैसेज कर दें, बुला लें सबको। मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। चलिए अटेंडेंस शीट ओके, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। मोहम्मद कासिम, प्रेजेंट सर। सजल, प्रेजेंट सर। नबीहा, नबीहा नहीं है। जुनेद हबीब, जुनेद, यस सर। उसामा, यस सर। उसामा शरीफ, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अमल, प्रेजेंट सर। अरीब, प्रेजेंट सर। अबू हुरैरा, प्रेजेंट सर। शहजादी, प्रेजेंट सर। तूबा, प्रेजेंट सर। अली, अली हसनैन नहीं है। मारिया, प्रेजेंट सर। फिजा, प्रेजेंट सर। शहरियार, प्रेजेंट सर। अब्दुल हक, प्रेजेंट सर। वरीशा, प्रेजेंट सर। अली जैन, प्रेजेंट सर। जैन अली। प्रेजेंट सर। अच्छा, ठीक है। और कोई रह तो नहीं गया? आज की क्लास में 2 बच्चे एब्सेंट हैं, 3 बच्चे बल्कि, अली हसनैन, नबीहा और उसामा। ठीक है, उसामा ये 16 बैच वाला। कासिम, पता है उसामा का? मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि इसका मालूम करना, ये आ नहीं रहा। सर नहीं है, मेरे कांटेक्ट में भी नहीं आ रहा, सारे नंबर ऑफ जा रहे हैं उसके। अच्छा, कुछ पता भी नहीं है कि है किधर, क्या हुआ क्या नहीं इसको? सर। अचानक सर पता ही नहीं। बिल्कुल ही गायब हो गया अचानक। मतलब खैरियत है? कुछ खैरियत का भी नहीं पता? हाँ। हाँ सर, है तो खैरियत। सर से बात हुई थी, सर हारिस मोहसिन भी उनके बारे में पूछ रहा था, उनका एफआईपी का इशू चल रहा था, तो बातचीत तो हुई थी उनके ग्रुप में, उधर रिप्लाई वगैरह तो किया था, फिर मैंने उसको पर्सनल भी मैसेज किए थे, मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या। तो नाराज हो गया होगा तुमसे शायद, हैं? नाराज ही सही, खुद का नुकसान करेगा, मुझे क्या। चलो ठीक है। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का क्विज है। क्विज मैंने अनाउंस किया था ना आज, बल्कि अनाउंस किया मैंने, सेंड कर दिया शायद, आई थिंक। क्विज मिल गया आप लोगों को? भाई बताएं, ईमेल आ गई क्विज की? सर क्विज तो नहीं था सर हमने पे। सिर्फ अनाउंसमेंट आई है, अनाउंसमेंट नहीं मिला। नहीं तो क्विज तो ओपन नहीं है ना, ओपन 4 बजे होगा ना। उस पे क्विज क्विज के टाइमिंग 4 बजे के थे ना, तो अभी कैसे ओपन होगा? वैसे अगर ओपन हो जाएगा तो आउट हो जाएगा ना फिर तो। ओपन तो नहीं किया हुआ किसी के पास? 4 बजे से नहीं कितनी देर तक? यार क्विज तो वैसे 10-15 मिनट का है, 15 मिनट कर लो। आधा घंटा मैंने टाइम दिया है बहरहाल। यानी 4 बजे ओपन होगा। आप 4 बजे कॉपी पेंसिल और कैलकुलेटर, एक्चुअली मैंने 4 बजे रखा था ताकि आप लोग सब फ्री हो जाएं आराम से। तो आप कॉपी वगैरह लेकर, पेन पेन वगैरह, कैलकुलेटर लेकर पहले से रेडी रखिएगा। और 4 बजे जैसे ही वो ओपन हो उसको फ़ौरन डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद स्कैम से पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड कर दें। तो 4:30 का मैंने टाइम दिया हुआ है, 4:30 से पहले पहले लाजमी सबने अपलोड करना है स्लेट पर। ठीक है, 4:30 से ऊपर होगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा वो। ठीक है। हाँ, एक केस हो सकता है, वो भी, अभी तो आजकल स्लेट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी एक केस इम्कानी तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर अब्दुल हक ने पेपर कर लिया 4:15 4:10 तक, 4:12 तक, और उसने 4:20 तक ना अपलोड कर दिया स्लेट पे। लेकिन पता चला कि जब अब्दुल हक स्लेट पे अपलोड कर रहा था 4:18-20 तक, तो वो ना स्लेट पे कोई इशू आ गया, वो अपलोड नहीं हो पा रहा। तो फिर अब्दुल हक को ये करना है कि फौरन वो मुझे ईमेल कर दे। ठीक है, ईमेल कर दे पीडीएफ की, ताकि उसके टाइमिंग आ जाएंगे। लेकिन ईमेल करने का मतलब ये नहीं होगा कि उसके पेपर चेक होगा, चेक स्लेट से ही करूंगा मैं। मतलब स्लेट से मैं डाउनलोड कर लूंगा, वो सब पूरी क्लास का एक फोल्डर आ जाता है जिसमें सब पेपर होते हैं। ठीक है, और वहां पे चेक करूंगा। तो अब्दुल्ला को करना ही है कि वो ईमेल कर देगा, जिससे टाइम आ जाएगा, उसके बाद वो अपलोड ही करेगा स्लेट पे। फिर वो, उसको आसानी होगी कि वो उसको अपलोड की ट्राई करता रहेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 4:40 पे जाके अपलोड हो गया,
ठीक है वो 4:40 पे कर दे, वो लेट हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ना चेक करूं, उसको नंबर ना दूं, तो अब्दुल्ला कह सकता है कि सर मैंने ईमेल की थी, मैं चेक कर लूंगा, टाइमिंग होंगे तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये इसलिए है सिर्फ। हाँ, एक इसमें बात का जरूर ख्याल रखना है कि अगर अब्दुल्ला मुझे फाइल भेज रहा है ईमेल पर और फिर स्लेट पे अपलोड कर रहा है, वो दोनों फाइलें एक ही होनी चाहिए, उसमें जर्रा बराबर भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का चेंज हुआ तो उस वो फिर चीटिंग केस बन जाएगा। इट मीन्स वो उसमें मार्क्स तो 0 भी होंगे, बल्कि पेनल्टी लगेगी आप पर। तो यानी कि आपने ये करना है कि जो आप फाइनल कर चुके हैं, पीडीएफ बना चुके हैं, फिर आपने वो जो मुझे ईमेल किया है वही आप स्लेट पे अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल कर दी और बाद में आपको कहीं से कोई चीज़ पता चल गई और आपने उसको चेंज करके दोबारा अपलोड कर दिया। चेंज हुआ तो वो केस फिर पेनल्टी केस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एज इट इज जो चीज़ आप ईमेल करें वही आपका फाइनल होगा। लेकिन ईमेल करने की जरूरत सिर्फ उसको होगी जिसके स्लेट पे अपलोड ना हो सके किसी वजह से, वो सिर्फ टाइमिंग के लिए करेगा। ठीक है, वरना सबने स्लेट पे करना है और चेकिंग स्लेट से ही होगी। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नहीं सर। अच्छा, अब ये बताइए लास्ट क्लास में, अच्छा एक और बात, मुझसे कल किसका जैन का शायद आई थिंक मैसेज आया था, बात ये हो रही थी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की जो प्रेजेंटेशन है और रिपोर्ट है, उसकी बात हुई थी सीईपी सबमिशन की। तो वैसे तो मैंने आपकी लास्ट क्लास में रखी थी, यानी कल पे ना वेडनेसडे जैन में था, लेकिन अभी हमारे पास अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एक वीक हमें मिल गया। तो अब ये होगा कि हम आसानी के साथ हम उसको नेक्स्ट वीक में कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी ज़ाहिर है बहुत बर्डन में होंगे इस वीक, क्विज वगैरह और तमाम चीज़ें चल रही होंगी, लास्ट वीक है, ज़ाहिर है सब लेक्चर्स चल रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम स्टार्ट हो जाते तो फिर मजबूरी थी, फिर तो हमें करना पड़ता, क्या करते। लेकिन हमें वीक मिल रहा है तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीक में मैंने इसलिए उसको कहा था कि सीपी आप नेक्स्ट वीक में सबमिट करवा देंगे, तो वो तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीक में होंगी, रिपोर्ट भी और उसकी प्रेजेंटेशन, तमाम चीज़ें। ठीक है, तो वो अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो पूरा फ्री है, किसी भी दिन फिर हम कर लेंगे। किसी दिन से मुराद ये कि कोशिश ये कि वेडनेसडे तक हम कर लें, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से किसी भी दिन हम कर लेंगे, इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि फिर मुझे फाइनलाइज भी करने हैं ना तमाम मार्क्स आपके। ठीक है, ये कोई इशू तो जी नहीं सर। यहाँ तक, चीज़ यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी यस सर। सर। अच्छा, हाँ, अरीफ कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, ये जो सीईपी की एक बात और मैंने शायद आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ कि भाई सीईपी जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप अपने ऊपर बर्डन समझो। ये ओपन एंडेड चीज़ है, यानी इसमें टीचर की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं होती। इसीलिए मैंने देखा आपको जनरल टॉपिक दिया है और एक पेपर दिया है, तो इसमें अपने अपने जहन का एक आइडिया होता है, अपनी एक मेहनत होती है, एक आपका लिटरेचर रिव्यू होता है कि आपने कितनी एफर्ट डाली है, बस ये चीज़ होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर आंसर लेकर आना है या आपको पर्टिकुलर आउटपुट लेकर आना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या ओपन एंडेड लैब का मकसद ये होता है कि क्रिएटिविटी को उजागर किया जाए बच्चों की अपनी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उसमें जितना आप सीख सकें, अपना इनपुट दे सकें, जो जेन्युइन बात हो वो करें, उसमें कोई ऐसा सच बात आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ ही लेकर आनी है। ये सब, अगर फॉर एग्जांपल 3 ग्रुप एक ही चीज़ पे काम करें तो तीनों ग्रुप का रिजल्ट भी एक जैसा आएगा, या एक ही बात कर रहे होंगे, डिफरेंट बात हो सकती है। ठीक है, ओपन डिस्कशन चीज़ है, तो इसको ज़रा क्या कहना चाहिए, ब्रॉड माइंड होकर आपको देखना पड़ेगा और अच्छी एक एफर्ट करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कोई अच्छी चीज़ निकल आए, हम उस पर पेपर भी लिख सकते हैं, तो ये एक हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को, इसकी स्प्रिट को ही लेकर चलिएगा, सिर्फ छापने वाली स्प्रिट लेकर इसका करने का कोई फिर मकसद नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, फौत हो जाएगा मकसद। ठीक है, अच्छा, और आज की क्विज के मुताबिक मैंने आपको बता ही दिया था कि टॉपिक जो है वो सिंगल फेस के टॉपिक हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात मुझे आपसे और पूछनी है, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, वो ये कि एक मुझे ट्यूटोरियल क्लास रखनी है आपकी, क्योंकि आपको पता है वो पीसी में ओबी का सिस्टम में एक रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 1 ट्यूटोरियल क्लास होनी चाहिए। तो एक ट्यूटोरियल क्लास आपकी रखनी है, तो वो मैं कब रखूँ और किस टॉपिक की रखूँ, दोनों बातें बता दें मुझे। जी, सर इन्वर्टर्स का टॉपिक इन जनरल कवर हो सकता है। इन्वर्टर्स तो अभी चल ही रहा है, इन्वर्टर्स में कोई स्पेसिफिक बता दो तो वो उसकी क्लास में रख लूंगा, कि सिंगल फेज की बात कर रहे हैं आप, हाफ ब्रिज की बात कर रहे हैं, फुल ब्रिज की बात कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल की कर रहे हैं, या 3 फेज की कर रहे हैं, या 120 180, या सोच लें अभी, कल बता दीजिएगा, देख लें, या पीछे से कोई रेक्टिफायर में। लेकिन ऐसा नहीं कहना, क्योंकि एक क्लास रखनी है, एक क्लास का मतलब ये नहीं होगा कि आप कहें कि सर CL1 करा दें। अब CL1 हमने 5 हफ्ते में किया है, 5 हफ्ते को हम एक क्लास में तो नहीं कर सकते। हाँ, फिर ये हो सकता है, अगर अगर आपने ये करना है तो फिर ये हो सकता है उस क्लास में फिर आप क्वेश्चंस पूछें तो मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर मैं लेक्चर क्या दूंगा, वो तो 5 हफ्ते का लेक्चर में
एक उसमें तो नहीं घंटे में दे सकता आपको। ये हो सकता है कि आप क्वेश्चंस पूछें, अब मैं आपको उसका आंसर करूं, क्योंकि अगर मैं रिव्यू भी करूं तो रिव्यू में क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा भाई ये डायोड है, थायरिस्टर है, ये ऐसे ऑन होता है, वो तो पता ही है ना सारी बातें आपको। ये 3 फेज का ग्राफ होता है वो भी पता है। अब ग्राफ बनाना तो आपको पता है, वो आधी क्लास में देखिए ग्राफ बनता है। सर पेपर ग्राफ बता दीजिए कुछ। नहीं सर वो या तो फिर ट्यूटोरियल तो नहीं होगा ना नेक्स्ट वीक, पेपर के मुतालिक। हाँ बोलो जैन। सर मैं बोला था नेक्स्ट वीक या तो ले लिएगा, फिर हमारी जो क्वेरीज होंगी वो पूछ लेंगे। चले ठीक है, नेक्स्ट वीक भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास रखनी है तो वो नेक्स्ट वीक में भी हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन उसमें टॉपिक फिर चले आप मुझे कल बता दीजिएगा कि कौन सा मेजोरिटी का जो हो, ऐसा ना हो ना कि हर बंदा डिफरेंट ले आएगा, तो फिर तो जो मेजोरिटी फिर कहेगी फिर वही इन्वर्टर होगा। से कर लिएगा व्हाट्सएप में। इन्वर्टर में तो फिर बताना ना, इन्वर्टर तो 03 है मेरे भाई पूरा, तो इन्वर्टर में कौन सा टॉपिक, ठीक है कल बता देना, परसों बता देना, देख के बता देना मुझे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारी जो चल रही थी वीडियो वो कहाँ तक आई थी? आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है इन्वर्टर्स हमने ख़त्म कर लिए थे और हमने स्टार्ट किए थे ऑल्टरनेटिंग यानी एसी कंट्रोलर्स। ऐसे ही सही कह रहा हूँ मैं? बताइए, एसी कंट्रोलर्स कर रहे थे ना? यस सर। और एसी कंट्रोलर्स में हमने 2 टाइप्स थी ना, ऑन ऑफ मेथड था और दूसरा था फेज एंगल कंट्रोल। तो ऑन ऑफ मेथड हमने कर लिया था विद न्यूमेरिकल, और आई थिंक फेज कंट्रोल मेथड हमने स्टार्ट किया था। सही कह रहा हूँ भाई? आप बताओ ना यार, देखा तो होगा ना, मुझे जो याद पड़ रहा है वो तो यही है। मेडिकल तक कर लिया था। ठीक है, यानी हमारा ऑन ऑफ खत्म हो गया था, हमने फेज एंगल स्टार्ट करना था। सही है जी। अच्छा ठीक है, तो ओके मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही यस है? सर। ओके, साउंड भी बताइएगा आ रहा है? सोफिस्टिकेशंस हैं, तो ये हम काफी जगह पर ये साउंड आ रहा है यस सर। तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक तो हमारे पास सिंगल फेज आ सकता है, ये जो ट्री है ये ट्री आप बना लीजिए, ये ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बना लें साथ साथ। दूसरा ये हमारे पास 3 फेज आ सकता है, ठीक है। अच्छा सिंगल फेज में हमारे पास क्या हो सकता है, ये मैं लिख लेता हूँ, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल, हाफ वेव, या इसका दूसरा नाम भी एक है यूनी डायरेक्शन कंट्रोल, क्योंकि सिंगल हाफ वेव है ना, तो एक डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है जी, यूनी डायरेक्शनल कंट्रोलर, यूनी डायरेक्शनल कंट्रोलर, ये सिंगल फेज हो गया। अच्छा दूसरा सिंगल फेज का क्या हो सकता है, ये है सिंगल फेज फुल वेव, या इसका नाम क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है वो यूनी था तो ये बाई डायरेक्शनल कंट्रोल, ये नोट कर लीजिए। अच्छा इसके अलावा 3 फेज में हमारे पास भी 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास कहलाती है हाफ वेव 3 फेज की, ठीक है जी, और दूसरी हमारे पास क्या कहलाएगी, फुल वेव। तो ये एक ट्री बनता है फेज एंगल कंट्रोल, ये ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। तो चले बस इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज बच्चे भी कम हैं, तो यहाँ तक काम कंप्लीट कर। अच्छा ये मेरे हाल से हमारे पास एंडिंग थी वीडियो की, okay. जी ये दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है? ओके इसको मैं ऑन करता हूँ। जी सर। अच्छा ये वाली वीडियो मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, मैंने आपको शायद होमवर्क दिया था देखने के लिए, ये याद है? मैंने दिया था होमवर्क क्या? नहीं सर। सर। मुझे तो याद पड़ रहा है यार दिया था। जी सर ये दिया था आपने। सर दिया था। देखा, इसका मतलब मैं आज 2-4 नहीं देखा होगा जो कह रहे हैं दिया था, बाकी लोगों ने शायद नहीं देखा, या पता नहीं जो कह रहे हैं। अमल आपने देखा था या नहीं देखी? टाइम नहीं हुआ? सर देख ली थी, चलें ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हम देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। चलें ये स्टार्ट करो ना। देखिए ये है फेज एंगल कंट्रोल, जिसकी 2 टाइप्स हैं, ये लास्ट टाइम हमने किया था। नंबर 1 इज ये हमारे पास क्या है, सिंगल फेज,
और नंबर 2 इज 3 फेज। तो भाई ये टॉपिक हमारे कोर्स पे नहीं है। एमएस में जब आप एडवांस लेवल पढ़ते हैं तो ये फेज एंगल कंट्रोल मुकम्मल तौर पे कवर किया जाता है, सिंगल फेज 3 फेज सारा। इसमें हाफ वेव फुल वेव ये अच्छा खासा लंबा टॉपिक जाता है 3 फेज का, और आपको पता है ये 3 फेज कैसी है, तो ये हमारे इसमें पार्ट में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको ये डिटेल में तो नहीं है, बहरहाल हम इसको फिर भी जितना हो सका हम लेके चलेंगे। तो इसमें हमारे पास ये चीज आ गई, सिंगल फेज आ गया, ठीक है जी। उसमें सिंगल फेज हाफ वेव आ गया जिसको यूनि डायरेक्शनल भी कहते हैं, और सिंगल फेज फुल वेव आ गया जिसको बाय डायरेक्शनल कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है, ये है सिंगल फेज यूनि डायरेक्शन कंट्रोलर। ये हेडिंग दीजिए और चाहे तो ये डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम को आप जरा देखें, या नहीं बनानी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जरा डायग्राम देखिए। ठीक है, बल्कि वीडियो तो होगी ना आपके पास, हाँ शेयर नहीं करूंगा बल्कि मैं, वीडियो है, आप लोग खुद बनाएंगे। उसकी वजह है कि अपने हाथ से काम करोगे तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। अच्छा, असाइनमेंट मैंने दिया था, आपको पता है ना असाइनमेंट का? असाइनमेंट मैंने तो उसकी ड्यू डेट क्यों वो हैंड तो और सैटरडे तक सबमिट कर, आपको मैं शेयर नहीं करूंगा तो बिल्कुल गलत। और हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं यार, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो भाई। लिखा है यूनि डायरेक्शनल कंट्रोलर, एक डायरेक्शन में कंट्रोल्ड होगा, दूसरी डायरेक्शन में अनकंट्रोल्ड होगा, ये मतलब है इसका। भाई ये चलेगा तो दोनों डायरेक्शंस में, एक डायरेक्शन ये नहीं ऑल्टरनेटिंग के लिए काम कर रहा है। एक डायरेक्शन के लिए एक डायोड है, दूसरी डायरेक्शन के लिए दूसरा डायोड है, मगर एक जगह डायोड है, एक जगह एससीआर है। एससीआर कंट्रोल्ड है, डायोड अनकंट्रोल्ड है। तो ये कंट्रोलर तो एक डायरेक्शन का हुआ ना, दोनों डायरेक्शन में कंट्रोलर तो नहीं बना। आई बात समझ में? यस सर, समझ आ यूनी डायरेक्शनल कंट्रोलर। ठीक है जी, अब बात पल्ले पड़ गई, क्लियर हो गई? यस सर। ओके जी, अब इसकी डायग्राम देखिए। ये देखें, ये मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल दिया, ये इनपुट का सिग्नल है। ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी बनाया, इसलिए टेढ़े मेढ़े थोड़े बने हैं। ये ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है, आप जरा सही से बना लीजिएगा। ये क्या है? सप्लाई वोल्टेज वीएस। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या चीज है? वीएस, सप्लाई वोल्टेज वीएस। ठीक है, और ये हम इसका क्या ले रहे हैं? आउटपुट वोल्टेज, जो ऑब्वियसली कहां पर होगा? यहां पर वी आर के सॉरी आर के अक्रॉस, यहां पर आप आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है भाई, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो अगर आप इस आउटपुट वोल्टेज को देखें तो जब ये साइकिल आएगा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, तो साइन यही होंगे ना, ये प्लस माइनस, यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा। सही कह रहा हूं? बोलो ना। तो T1 क्या होगा? फॉरवर्ड, और T1 क्या होगा? रिवर्स। मगर T1 फॉरवर्ड होने के बावजूद ऑन नहीं होगा जब तक हम उसको फायर नहीं करेंगे। तो फायर हम सपोज दैट अल्फा की बात करते हैं, तो देखिए अल्फा तक ये ऑफ है और ये भी ऑफ है। जब दोनों ऑफ है तो करंट जीरो है। जब करंट जीरो है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज भी ये जीरो है। जबकि ये इनपुट साइकिल डॉटेड में दिखाया हुआ है, ये डॉटेड में इनपुट जा रहा है। लेकिन जैसे अल्फा आया, ये फायर हुआ, ये शॉर्ट हो गया, आउटपुट इनपुट के पैरेलल में हो गया, तो दोनों वोल्टेजेस सेम हो गए। तो ये चीज एज इट इज ऊपर उठ के ये आ गई। फिर जैसी दूसरा साइकिल आएगा ये वाला, तो साइन यहां पर ये आ जाएगा माइनस प्लस। जब ये आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, और ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये फॉरवर्ड होते चलने लगेगा। जब ये चलने लगेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो आउटपुट इनपुट के पैरेलल में आ जाएगा। तो जो इनपुट होगा वही एज इट इज पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा। तो ये डायग्राम बनेगी आपकी जी। 18 बैच स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको डायग्राम? यस सर। नेगेटिव वाली साइकिल थोड़ा बताएंगे दोबारा। देखो भाई बच्चों, आप अगर यहाँ देखो, ये यूनि डायरेक्शन कंट्रोलर में जैसे शुरू में बताया कि इसका मतलब सिंपल ये है कि कंट्रोल एक तरफ है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ चलना। ठीक है, तो ये चलेगा तो दोनों तरफ, मगर कंट्रोल एक तरफ होगा। तो इसलिए ये दो डिवाइसेस बैक टू बैक तो नहीं, खैर यूं कह लीजिए कि इसको क्या कहते हैं यार, एक इस तरफ हो, हाँ पैरेलल में, पैरेलल भी है और एंटी पैरेलल कह लेते हैं। रिवर्स। हाँ, एंटी पैरेलल ज्यादा बेहतर है ना, कि पैरेलल में है और उल्टा है ना, तो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। तो इसमें आप देखें कि पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये चीज चलेगी, नेगेटिव आएगा तो ये चीज चलेगी। लेकिन जरा ज़हन पे गौर करो कि नेगेटिव जो है वो अनकंट्रोल नहीं है। यस तो नेगेटिव अगर अनकंट्रोल है तो ये पूरी वेव अपीयर हो जाएगी एज इट इज, और पॉजिटिव अगर कंट्रोल है तो अल्फा के साथ अपीयर होगी, लाइक दिस। दैट इज द कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? जी जी, बताइए, बाकी सबको Yes, समझ sir. में आ गई?
ठीक। यस सर। नेगेटिव साइकिल आएगी तो डायोड ये बता दें ऑन क्या है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये साइन होगा। जैन आप जरा माइक खुला रखो, ये साइन होगा, जी ठीक, जी जी ये माइनस और ये प्लस, तो ये इन दोनों में से किसको फॉरवर्ड करेगा? T1 D1 में जो से डायोड D1 को ये मुझे बताएं, D1 जो है वो फॉरवर्ड होते ही ऑन हो जाएगा या नहीं होगा? ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा। तो जब ये ऑन हो जाएगा तो ये शॉर्ट नहीं हो जाएगा? तो आउटपुट और इनपुट क्या पैरेलल में हो जाएंगे? बताओ जैन। जी सर हो जाएंगे। तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट नहीं आ जाएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट नहीं आ जाएगा? ठीक, अब क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? जी फिजा, अमल, जुनेद, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है आगे। सर। जी बात समझ में आई? हेलो नो। पैरामीटर्स हेडिंग दीजिए परफॉर्मेंस पैरामीटर। उसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। जब ये निकालना है आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, तो अब ये तो बहुत आसान है। जरा ये फार्मूला देखो, बताओ इसमें कोई दिक्कत? मैं हाथ से कई दफा इस्तेमाल किया है तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। बता जी आप लोग बताइए, ये फार्मूला जो सामने लिखा है ये आरएमएस आउटपुट वोल्टेज का, ये आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है। इसमें आपको कोई समझ में आ रहा है या इशू है कोई? पूछ लें, क्योंकि जाहिर यही वीडियो तो आपको वैसे भी मिल जाती, असल चीज तो ये पूछना ही है ना। बताइए, इसलिए अभी समझने के लिए जहन बिल्कुल खुला रखें कि ये समझना है हमने। ये समझ में आ रही है इक्वेशन? देख लें। जी सर रूट वीएस का बता देगा। यहाँ पे हमने वीएस दिया था जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज था। इसकी बात कर रहे हो? जी यार अब ये मसला पता है क्या है, ये तुमने फिर पिछला लेक्चर से ही नहीं लिया, क्योंकि जब हमने एसी कंट्रोलर स्टार्ट किए थे ना, तो ये पूरा वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है रूट 2 वीएस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो वैसे फार्मूला होता क्या है साइन का? वीएम साइन थीटा नहीं होता? ये सर वीएम सही है सर, वो मैं पीछे। अरे सुन तो लो, वीएम साइन थीटा होता है ना, सर और थीटा और ओमेगा टी एक ही बात है, तो हम वीएम साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने वीएम की जगह पर रूट 2 वीएस लिखा है ना, तो रूट 2 वीएस कैसे आ सकता है? जरा सोचें, वीएम क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू। तो ये जो वीएस लिखा है ना, ये आरएमएस वीएस लिखा हुआ है। तो अगर आरएमएस को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पीक नहीं बन जाएगा? यस सर। तो वीएम की जगह पे हमने रूट 2 वीएस इसलिए लिखा है क्योंकि हम आरएमएस में लिखना चाह रहे हैं और यहाँ पे आना मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए रूट 2 आरएमएस लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बाकी तो आसान है ना, अल्फा से 2 पाई और 1/2 पाई। क्योंकि देखो इसमें 1/2 पाई क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें वेव जो है अपने आपको रिपीट पूरे साइकिल के बाद करेगी, यहाँ पे के बाद रिपीट करेगी, उससे पहले नहीं। तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई है। क्लियर? यस सर। जब हम न्यूमेरिकल करा रहे थे, जब ये सारी चीजें निकलवा रहे थे, तो आपने बोला कि डेरिवेशन करना, तो सर डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो रहे थे, तो पेपर में आले न्यूमेरिकल में तारिक, मोइज, एहसान, तो ये पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? सर स्क्वायर रूट तो वीएस बाहर आ गया, वीएस बाहर आ गया, ठीक है ना? स्क्वायर और रूट तो वीएस बाहर आ गया, वीएस बाहर आ गया। रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/पाई बचा, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, फिर आपने इसको अलग अलग इंटीग्रेट किया, तो ये आपका रिजल्ट। ये देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये चीज थी, तो अगर ये इस फंक्शन का स्क्वायर में अगर हम इसको स्क्वायर को बाहर निकालें तो वीएस का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सिंपल वीएस आ जाएगा। और रूट 2 जब स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा सिर्फ यहाँ तक, तो वो 2 आ जाएगा, जो कि इस 2 से कट गया। बचा हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसको हम, जाहिर आपको पता है, साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात मालूम है ना सबको? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता, ये मालूम है? यस सर। अच्छा, एक चीज और भी है जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या है मेरे जहन में नहीं आ रही। एक चीज और भी है ना, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का नहीं करता, एक चीज और है। ln x
ln x का 1/x नहीं होता, वो डिफरेंशियल नहीं होता सर डिफरेंशियल होता है, फिर उसको बाय पार्ट से करना पड़ता है, हो तो जाता है है। ln। हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। मैं यही सोच रहा था कि ln होता है, लेकिन मेरे ध्यान में आता है 1/x, वो डिफरेंशियल होता है ना। यानी ln x को जब डिफरेंशियल लेंगे तो 1/x आएगा, और 1/x का जब इंटीग्रल लेंगे तो ln x आएगा। लेकिन ln x का अगर इंटीग्रल लेंगे तो आई थिंक इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम बाय पार्ट से कर देते हैं। हाँ सही, ठीक है, याद आ गया। खैर, मैं बता रहा था कि अब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, यानी थीटा ओमेगा टी है तो cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ये इसको फिर इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेट तो आप करते ही आ रहे हैं, तो अगर जरूरत है तो बताएं, करके दिखाऊं या ठीक है हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट है। हो जाएगा सर। वैसे तो ये हुआ वही है यार, देखो हाफ यहाँ आया 1/2 पाई, बल्कि हुआ हुआ है ना 1 ये रिजल्ट तो ये है, देखो ना 1/2 पाई यहाँ आया, और इसमें लिमिट ही लगेगी सिर्फ 2 पाई माइनस अल्फा, और अगला क्या होगा माइनस 1/2 पाई और कॉस का साइन 2, और फिर एक 2 नीचे आएगा तो 1/4 पाई, कॉस 2 ओमेगा 2 क्या बन गया साइन 2 ओमेगा टी, वरना पे होना था ना साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, वो 2 इधर चला गया तो 4 हो गया, और ये लिमिट लगे अल्फा से 2 पाई। तो अब जब ये मैं लिमिट लगाऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये तो एज इट इज आ गया। यहाँ पर पहले 2 पाई रखूंगा तो 2 2 4 पाई, 4 पाई कितना होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई, 4 पाई मेरे ख्याल से 0 डिग्री होता है, क्या ख्याल है 4 पाई 0 डिग्री होगा ना, 4 पाई 720 डिग्री। तो वो 0 डिग्री होगा ना, जी सर Yes, साइन sir. तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा साइन 0, है ना। जी तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। अब जब ये रखेंगे तो ये माइनस साइन के साथ रखेंगे तो माइनस बाहर निकल के इसको क्या कर देगा प्लस, और ये क्या बन गया 1/4 पाई, अच्छा 1/4 पाई, और अंदर क्या आएगा साइन 2 अल्फा। लेकिन ये 2 कैसे बन गया, तो 4 आना चाहिए था। हाँ समझ गया कैसे बना, आप में से कौन बता सकता है ये 2 कैसे बना। सर 2 कॉमन ले लिया ना। हाँ सही है, ये 1/2 पाई जो था ना वो इससे था, इससे भी अगर आप ये बाहर निकाल लें, ये ओवरऑल कॉमन लिया हुआ है, तो 1/2 पाई इसका भी आ गया, और इससे 1/2 पाई निकालेंगे तो 1/2 बच जाएगा साइन 2 अल्फा। ठीक है भाई, ये हो गई, बॉक्स आ गया। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम, बताइए। अच्छा इसके बाद अल्फा की रेंज से इसको चेक किया है, चले वो देखें जरा। रिजल्ट आ गया, इसको मैंने बॉक्स कर लिया है, ठीक है जी। तो ये आप इंटीग्रेशन खुद से करेंगे, रिजल्ट में रिजल्ट आ गया आपका, तो ये आप इसको ड्राइव खुद ही कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम कहते हैं कि अगर अल्फा 0 हो तो खुद सोचें, अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं तो पूरी वेव नहीं अपीयर हो जाएगी, बताओ यार जल्दी जल्दी बोलो, टाइम कम है। अगर अल्फा को 0 कर दूं तो पूरी वेव आ जाएगी, जी आ जाएगी। तो वी आउट और वीएस बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो जरा देख लेते हैं इस फार्मूले में, अगर अल्फा को 0 करूं, यहाँ पे अगर अल्फा 0 रखता हूं तो ये पूरी टर्म 0, सही है सर। यहाँ पर अगर अल्फा को 0 रखता हूं तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, सही है वी आउट सर। वीएस के बराबर हो गया, लाइक दिस 100%। सही। और अगर अल्फा को पाई कर दूं, अगर अल्फा को पाई कर दूं तो सिर्फ हाफ साइकिल आएगा, अल्फा को अगर मैं कर दूं तो सिर्फ हाफ साइकिल आएगा कि नहीं आएगा बताएं। वो कैसे, जी बताइए, पाई रखूंगा तो हाफ साइकिल आएगा। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या। सर आवाज आ रही है, हाफ साइकिल वो देख रहा हूँ कैसे होगी। भाई अल्फा को अगर पाई कर दूंगा तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा, सही तो हाफ साइकिल ही बचेगा, हाफ साइकिल ही आएगी। तो अगर मैं अल्फा को पाई कर दूंगा तो हमारे पास हाफ साइकिल आएगा जिसका आरएमएस ये आ रहा है 0.707 bs। आप रख के देखें, अल्फा को पाई रखें, यहाँ पर पाई रखता हूँ, साइन 2 पाई 0, ये पूरा खत्म। यहाँ पाई रखूंगा तो 2 पाई माइनस पाई, क्या बचा, पाई बचा ना। सही सर, और पाई से पाई कट गया तो 1/2 पाए बचा, पाए खत्म। तो VS/√2 यही होता है 70.7%, तो ये आ गया आपका, ठीक है जी। ठीक है, नोट कर लिया, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लिया, बताओ ना नेक्स्ट पे जाऊं।
यस सर बने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा हेडिंग दीजिए आरएमएस लोड करंट। आरएमएस लोड करंट तो ये सिंपल है, बल्कि ये लिख ही ले, ये फार्मूला लिख लें, और ये आरएमएस लोड करंट ये सिंपल क्या है, ये ओम्स लॉ, क्योंकि आपके पास रजिस्टर है तो ओम्स लॉ ही लगा, वी आउट अपॉन आर। आउटपुट पावर निकालनी है तो वो रेसिस्टर पे निकाल रहे हैं, तो सिंपल आई स्क्वायर आर या वी नॉट आई नॉट, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट करंट है, तो ये भी कर सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर भी कर सकते हैं। और इनपुट पे जैसे आप जानते हैं कि भाई जब भी वेव से छेड़खानी की जाती है तो जाहिर है पावर फैक्टर 1 नहीं रहता, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि रिएक्टिव पावर भी होगी, रेसिस्टिव पावर भी होगी, यानी रियल पावर भी होगी, रिएक्टिव पावर भी होगी और अपेरेंट भी होगी। तो इनपुट पे जाहिर है अपेरेंट आप दे रहे होंगे, तो इसको हम कहते हैं इनपुट वीए। लिख लीजिए इनपुट वोल्ट एम्पियर। तो वीए क्या है, ये वही जैसे हमने ऑन ऑफ कंट्रोल पे किया था, वीएस इंटू आईएस, जिसको हम वीएस इंटू आई नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि आईएस और आई नॉट एक ही है। वजह, सर्किट देख लें आप, सर्किट में आईएस ये है, आई नॉट ये है, तो इनमें से कोई भी ऑन हो या कोई भी यानी कोई भी इनमें से ऑन हो, क्योंकि एक रास्ता इधर का है, एक रास्ता इधर का है, ये दोनों सीरीज में ही आएंगे, तो आई नॉट और आई एस हमेशा बराबर होंगे, या आई नॉट और आई एस जीरो होगा। तो ये आपका ये वी एस आई नॉट आ गया। तो अब अगर मैं इनपुट पावर फैक्टर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट अपॉन वी ए, या यूं कह लें आउटपुट पावर कर लें, आउटपुट पावर अपॉन वी ए। तो आउटपुट पावर अपॉन वी ए जब मैं रखूंगा तो क्या होगा, वी नॉट आई नॉट अपॉन वी एस आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो वी नॉट अपॉन वी एस बचेगा, और वी नॉट की वैल्यू ये है। तो जब मैं वी नॉट अपॉन वी एस करूंगा तो वी एस से वी एस कट जाएगा लाइक दिस, वी नॉट अपॉन वी एस, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिंपली ये चीज बच जाएगी, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो ये हमारा पावर फैक्टर है। तो जाहिर है पावर फैक्टर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे। पावर फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे, ये नोट कर लें। हेलो जी, बात समझ में आई यहां तक? यस सर। इसके बाद हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, तो जाहिर है एवरेज साइनोसॉइडल का जीरो होता है, प्योर साइन वेव अगर मैं लूंगा तो उसका एवरेज जीरो होगा। क्या इसका भी एवरेज जीरो होगा, बताइए? नो सर, बल्कि इसकी एवरेज की वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल छोटा हो गया, नेगेटिव साइकिल बड़ा है, तो इसका एवरेज निकल सकता है। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे एवरेज का, ये वाला फार्मूला, और ये हमने एवरेज को फाइंड आउट कर लिया। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव में होगी। देखें ये लिखा हुआ है cos अल्फा माइनस 1। अब आप सब जानते हैं कि cos की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा 1 होगी तो 1 माइनस 1 आंसर आएगा 0, और 1 के अलावा जो भी वैल्यू रखूंगा वो 1 से छोटी होगी, तो आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा, तो एवरेज वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर? जल्दी से बोले। यस सर। हेलो यार, ये खराटे कौन ले रहा है? हुसैन जाफरी ले रहा है। हुसैन तुम सो रहे हो? नहीं, जोर जोर से खराटे लेके सो रहा है यार हुसैन, वो माइक भी खोला हुआ है, बताओ। चलो बंद कर दिया उसका माइक। खैर भाई, यहां तक बात क्लियर सबको? जल्दी से बताइए, क्योंकि फिर मुझे इसका न्यूमेरिकल करना है। चलें यस फिर सर। न्यूमेरिकल लिखिए, लिखिए क्या दिया हुआ है, आर कितना दिया है बताएं, 10 ओम। 10 ओम, और वीएस आरएमएस कितना है, 120, अल्फा कितना है, π/2, π/2। तो ये तीन चीजें निकालनी है। बताएं मुझे, आंसर निकालें और आंसर बताएं। जी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।
आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से सॉल्व करें और मुझे बताएं। सर -27.65 -27.65 क्या? सर V0 वो किलोमीटर RMS किलोमीटर किलोमीटर नहीं सर सिंपल वैल्यू 20 फिर स्क्वायर यार्ड क्या है? मुझे क्या पता। सर वोल्टेज वोल्ट सही आंसर। 27 -27 वोल्ट ठीक है। नहीं ये तुमने क्या निकाला दोबारा बताओ। ये पार्ट 1 का आंसर निकाला है? यस सर नहीं गलत है भाई, गलत है पूरा गलत है। क्या हो गया? आरएमएस है ये, तुम एवरेज निकाल रहे हो। आरएमएस नहीं सर आरएमएस एवरेज 39 आ रहा था -39 समथिंग। नहीं गलत है, दोनों आंसर गलत है। दोबारा निकालो, गलत है बिल्कुल। पहले निकालो, सब छोड़ दो, वी आउट आरएमएस निकालो पहला पार्ट। जी भाई आप लोग भी निकाल लें तो बराए मेहरबानी सिर्फ इसको फिल्म की तरह ना देखिएगा, आप लोग भी निकाल लें, बल्कि मैं रोक ही देता हूँ। आंसर 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है यार अब जबानी तो मुझे याद नहीं है, मुझे खुद वीडियो में देखना पड़ेगा आगे। 41 पॉइंट सम। एक मिनट मेरे पास मैंने ये नोट्स रखे तो थे कहीं। क्या आंसर आ रहा है आपका? 41 पॉइंट 41.45। 41 पॉइंट। चलो खैर अभी मेरे पास नहीं है, अभी देखते हैं बाकी सबका क्या आ रहा है। और पीएफ का बताओ मुझे। बाकी लोग निकालें। अच्छा बाकी लोग भी देखें क्या 41 ही आ रहा है? जैन कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे ना मजा नहीं आएगा, निकालेंगे तो साथ में आपकी एफर्ट भी आएगी तो सीखने को मिलेगा। जी अब्दुल्ला, शहरियार, फिजा, अमल बताइए। सर 104 वोल्ट्स। 104 104 ही आ रहा है, 104 ही आ रहा है। 104 आ रहा है। अच्छा भाई 104 वोल्ट ही आ रहा है ना, किसी को बुखार तो नहीं आ रहा है 104 का? है भाई। एक दफा एक बच्चे ने अप्लाई की थी एक एप्लीकेशन, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी थी जिसमें उसने डॉक्टर का पर्चा भी दिया था और डॉक्टर ने लिख के दिया था कि बच्चे को बहुत तेज बुखार है, 104 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार है इसको। समझे आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? मैं 104 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार होता है। सर फ़ारेनहाइट में सोचो कि कितना बड़ा जाली काम किया है बच्चे ने सर्टिफिकेट में कि डॉक्टर लिख के दे रहा है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वक्त ये तो इतना गर्म होगा कि मेरे ख्याल से अगर आप हाथ लगा लें तो आपके हाथ की खाल जल जाएगी। 104। खैर तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा 1 मिनट रह गया है, वीडियो में दोबारा स्टार्ट करता हूँ, बल्कि दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ जब तक आप लोग निकालें। पीएफपी निकालें और वी एवरेज इनपुट निकालें। मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ।